कंप्यूटर, ठीक है। और अभी तक हिस्ट्री हम कर चुके हैं। हिस्ट्री में हमने देखा था कि किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है कंप्यूटर, हमारे वैक्यूम ट्यूब से लेके आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं, साइंटिफिक कंप्यूटर जो हैं, तो तब तक की जो हमने इसकी टोटल लाइफ जो देखी है, लाइफ स्पैन देखा है कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसके अंदर मल्टीपल जो है हमने इसके एस्पेक्ट्स देखे। तो आज है ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर बन चुका है तो वो जो इवॉल्व हुआ तो वो किस किस टाइप्स में जो है वो इवॉल्व होता गया, ठीक है। तो इसकी टाइप्स तो जो हैं वो 4-5 टाइप्स ही हैं, ठीक है। एक वो जो हम अपने नॉर्मल घरों में यूज करते हैं, जिसको हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। सेकंड है वर्क स्टेशन। थर्ड वन है हमारे पास यहाँ पे मिनी कंप्यूटर। फोर्थ पे आ जाता है मेन फ्रेम। पीछे सबको आवाज आ रही है? ओके। एंड लास्ट वन है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कुछ 5 टाइप्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर आप इसको जो है और डेप्थ में लेके जाएंगे तो ये आ जाएंगे, लेकिन मेजर जो है यही आपके टाइप्स हैं, इसी के अंदर ही जो है वो इनकी सब कैटेगरीज बनी होती हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ इसके साथ नाम आ जाएंगे, कहीं पे आपको माइक्रो कंप्यूटर भी साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्हीं की जो है वो सब टाइप्स में आ जाता है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर क्या है। पर्सनल कंप्यूटर जो हम अपने घर पे यूज कर रहे हैं, इसके अंदर वो फंक्शनैलिटीज होती हैं जो कि आपके एक बिजनेस कंप्यूटर के लिए चाहिए, ठीक है। वो नीड्स भी आपकी पूरी हो रही होती हैं पर्सनल कंप्यूटर से, ठीक है। और इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर जो है ये आपका है सिंगल यूजर कंप्यूटर है, ठीक है। सिंगल यूजर है, डेली रूटीन के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास कुछ बिजनेस जो कह लें आपके एस्पेक्ट्स हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर हो रहे होते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई प्रोग्रामर है तो वो प्रोग्रामिंग के टूल्स वगैरह भी यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगर आप बिजनेसेस में जाएं तो ये स्पेशल इन्होंने वर्क स्टेशन बनाए होते हैं। तो वर्क स्टेशन का कुछ ना कुछ काम आप अपने जो है वो आईडीज के जरिए, जो कंप्यूटर साइंस के हैं स्टूडेंट, उनको तो पता है कि जो आईडीज जो हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये सारे क्या है, ये आपके बिजनेस टूल्स हैं लेकिन आपके पर्सनल कंप्यूटर पे चल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, बिजनेस टूल्स उनके क्या हो गए, एडोब प्रीमियर प्रो हो गया उनके लिए, एडोब फोटोशॉप है, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा है। तो ये क्या है, ये आपके बिजनेस कंप्यूटर वर्क स्टेशन बनवाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर पे भी चल जाते हैं अगर कुछ ना कुछ वो स्पेसिफिकेशंस मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर जो कि आपके बिजनेस एस्पेक्ट के लिए भी किसी हद तक यूज कर सकते हैं। सिंगल यूजर होता है, इसके ऊपर आप मल्टी यूजर्स नहीं यूज करते। और थर्ड वन इसका क्या है कि ये डेली रूटीन है, ठीक है। डेली रूटीन में हम इसको यूज कर रहे होते हैं, घरों में पड़ा होता है। अब आ जाते हैं वर्क स्टेशन क्या चीज है। वर्क स्टेशन भी जो है ये एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है, सिंगल यूजर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपके पास पावरफुल प्रोसेसर होता है। इसका प्रोसेसर जो है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इसको इसके सारे जो है वो कैलकुलेशंस को या इसके सारे काम को जो है वो हैंडल कर सके। समटाइम्स आपने देखा होगा कि अगर आप कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो सी ड्राइव कह देता है कि सी ड्राइव आपकी कम हो गई है, उसके जो है डिस्क स्पेस कम है। हालांकि डिस्क स्पेस वहां पे 20 GB आपकी फ्री भी है, लेकिन फिर भी वो शो कर रहा होता है। तो वो क्या है, वो आपके प्रोसेसर की कैपेसिटी जो है वो फुल हो जाती है, जिस वजह से वो क्या कहता है कि आपकी सी ड्राइव जो है आपके कंप्यूटर की वो कम होगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, बाद में जाके हमें टेम्परेरी डाटा या जो भी है वो चीजें हम डिलीट कर दें तो हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इसका प्रोसेसर पावरफुल है, वो सारी चीजें हैंडल कर सकता है जो कि हम उससे करवाना चाहते हैं, ठीक है। जितना भी आप उसके ऊपर लोड डालेंगे वो उसको हैंडल कर लेगा, उसको जो है इस तरह का मसला नहीं आएगा। इसके अलावा वर्क स्टेशन जो है ये आपके बिजनेसेस में यूज होते हैं, ये आपके होम यूज के लिए है, ये यूज इन बिजनेसेस।
अच्छा ठीक है। पीसी का भी मैंने बताया सिंगल यूजर, ठीक है। होम बेस्ड आप इसको यूज करते हैं डेली पर्पस के लिए, और उसके अंदर कुछ ना कुछ बिजनेस एस्पेक्ट पूरे हो रहे हैं, लेकिन सारे नहीं कवर करता, ठीक है। जबकि वर्क स्टेशन क्या है, ये भी आपका डेली यूजर है, लेकिन ये आपका बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रोसेसर जो है वो काफी पावरफुल है कि वो आपके सारे बिजनेस एस्पेक्ट्स, आप किसी भी तरह का उस पर सॉफ्टवेयर चला लें तो वो उसको जो है हैंडल कर लेता है, उसका लोड। फिर आ जाता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या चीज है? मिनी कंप्यूटर जो है ये आपका मल्टी यूजर कंप्यूटर है, ठीक है। इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर के इसके ऊपर आप मल्टीपल यूजर जो है इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा सॉरी, आप जो सर्वर्स बनवाते हैं वो क्या है, वो आपके जो है ये मिनी कंप्यूटर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर्स जितने हैं ये आपके मिनी कंप्यूटर में आ जाते हैं। आप अपने कंप्यूटर लैब वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज में आप सभी पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर लैब्स होती हैं। एक बंदा जो है वो कंप्यूटर लैब जो असिस्टेंट है उसके पास अपना एक सिस्टम पड़ा हुआ है, और बाकी जो है लैब के जो है सिस्टम उनके साथ हैं, और वो वहां से ही बैठ के सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है। ये क्या, तो वो क्या है, वो आपका एक मिनी कंप्यूटर है जिसके साथ साइमल्टेनियस मल्टीपल यूजर जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, और वो सबको उसके जरिए मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। मल्टी यूजर है ये आपका सर बनाया जा सकता है अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन अंदर चेंज कर दें, ठीक है। पीसी की स्पेसिफिकेशन क्या है, मैक्सिमम आप क्या कर लेंगे, कोर i3 यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सर्वर्स या वर्क स्टेशन जो होते हैं ये इनके प्रोसेसर और इसका सारा जो है अंदर आप चीजें लगाते हैं वो सारी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, और काफी पावरफुल कैपेसिटी। उसका जो है वो सर्वर है, ठीक है। वो क्या है, वो मिनी कंप्यूटर है, सही है। लेकिन जो हम लोग बैठ के यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा नॉर्मल पीसी है। उसकी स्पेसिफिकेशन वही है कि 2 GB जो है उसके अंदर रैम लगी हुई है, उसके अंदर 32 GB हार्ड लगी हुई है। लेकिन ये क्या होगा, इसके अंदर 32 GB या 64 GB जो है वो रैम लगी होगी। आपका प्रोसेसर जो है वो इन्होंने जियोन प्रोसेसर वगैरह लगवाए होंगे या वर्क स्टेशन के प्रोसेसर लगवाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन की वजह से इसको हम जो है कैटेगराइज अलग कर देते हैं, इसका काम डिफरेंट है, ठीक है। वर्क स्टेशन आप ये अपने पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आपने गेमिंग सिस्टम बनवाया, कुछ लोग कहते हैं गेमिंग सिस्टम बनवाया है, वो क्या बेसिकली वर्क स्टेशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि गेमिंग के आप लोग जो है वो उसके ऊपर जीपीयू जो है वो काफी, आप कहते हैं कि जो गेमर हैं, एक गेमर भाई भी इधर बैठा हुआ था, तो उसे नहीं पता था कि बहुत हैवी हैवी गेम्स होती हैं, वो आपके सिंपल पीसी के ऊपर नहीं चल सकती, सही है। तो वो क्या है, वो आपके ये वर्क स्टेशन के ऊपर जो है वो चल जाती है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर मैंने बताया कि ये आपका मल्टी यूजर है, ये जो सर्वर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, और साइमल्टेनियसली ये जो है वो 250 जो है वो यूजर्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मेन फ्रेम्स। साइमल्टेनियसली 250 यूजर्स को जो है ये हैंडल कर सकता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद चल यहां तक क्लियर है ये तीनों। फिर आ जाते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स, सॉरी मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स क्या हैं, ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर ही हैं, ठीक है। मेन फ्रेम्स ये भी मल्टी यूजर ही है। इसके अलावा ये आपके ये भी साइमल्टेनियसली जो है मल्टीपल यूजर्स को जो है वो हैंडल कर सकता है। अभी इसके मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में जो डिफरेंस बताता हूं। ठीक है, और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो मिनी कंप्यूटर से डिफरेंट होती है। क्यों? मिनी कंप्यूटर्स आपके छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके 100-200 जो है एम्प्लॉयज हैं, या 100-200 जो है कनेक्शंस हैं। तो वहां पे आप क्या करते हैं, मिनी कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर लैब्स में, हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये मेन फ्रेम्स की, मेन फ्रेम्स कहाँ पे यूज होते हैं, जहां पे आपके एम्प्लॉयज की तादाद आपके जो है वो थाउजेंड्स में चली जाती है,
ठीक है, जहाँ पे आपका डाटा मल्टीपल कैंपस का डाटा एक जगह पे आना होता है, उस वक्त क्या आप करेंगे, मेन फ्रेम यूज करेंगे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इनका अपना एक मेन फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, इनके कितने कैंपस है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, मल्टीपल कैंपसेस हैं। तो ये क्या करेंगे, मिनी कंप्यूटर को प्रेफर करेंगे या मेन फ्रेम्स को प्रेफर करेंगे, मेन फ्रेम को, क्योंकि इनके जो है कैंपसेस ज्यादा हैं, इनके एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, इनका डाटा जो है वो एक ही टाइम पे जो है मुख्तलिफ जगहों से डाटा आ रहा है, तो उस वक्त जो है उसको जो है एनालाइज करना, कंप्यूट करना, उसका जो है इंफॉर्मेशन निकालना, तो ये वो उस मिनी कंप्यूटर के लिए मुश्किल हो जाएगा। बनिस्बत ये मेन फ्रेम के लिए क्या है, उसके जो है बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। इसलिए मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम में सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसकी कैपेबिलिटी का जो है वो आ जाता है कि वो आपके थाउजेंड्स में जो नंबर चला जाता है उसको हैंडल कर सकता है, ये सिर्फ हंड्रेड्स के अंदर ही जो वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स ये क्या बला चीज है, ये आपके होते हैं मल्टी यूजर्स होते हैं, ये भी सुपर कंप्यूटर्स, ये आपके साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और ये आपके एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऊपर लिखूं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है ये इसको सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे सुपर कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। यहां तक ये चीजें क्लियर है कि 5 मेन कैटेगराइजेशन है। अजान हो रही है पेट का। यहाँ तक क्लियर है, मैं पांचों जो है रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। 5 हमारी जो है इसके जो कैटेगराइजेशन है, पहली पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा वर्क स्टेशन, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा मेन फ्रेम है, पांचवा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और जो पर्सनल कंप्यूटर है
सिंगल यूजर है, होम बेस्ड है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ बिजनेस एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके पूरे होते हैं, कुछ ना कुछ नीड्स आपकी पूरी कर रहा होता है, ठीक है। देन आ जाते हैं वर्क स्टेशन। अगेन ये सिंगल यूजर है, होते ये बिजनेस पर्पज के लिए हैं, लेकिन ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और इसका प्रोसेसर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर से ज़रा पावरफुल होता है, और वर्क स्टेशन इसके नाम से ही है कि उसके ऊपर आप वर्क रिलेटेड जो है वो सारे काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है वो आपके सर्वर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि वो आपका जस्ट एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, फर्दर उसके अंदर कोई इतना कुछ काम नहीं हो रहा, जस्ट वो क्या कर रहा है कि साइमल्टेनियसली 250 के जो अबाउट जो कनेक्शंस हैं, जो यूजर्स हैं, उनको ये हैंडल कर सकता है, ठीक है, उनका कम्युनिकेशन करवा सकता है। फिर आ जाते हैं मेन फ्रेम्स हैं, मल्टी यूजर है, इसके अंदर आपके पास जो ये यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं ये थाउजेंड्स में हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपके बिजनेसेस में यूज होते हैं। मिनी कंप्यूटर जस्ट आपके एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है, मेन फ्रेम्स जो है वो आपके पास मल्टीपल लोकेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, और सुपर कंप्यूटर्स क्या है, मल्टीपल यूजर है, और ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर वो आपके जो पीसी वाली कैटेगरी में आ जाता है। वही मैंने कहा कि आपके पास कंप्यूटर्स की और बाकी जो है निकल आएंगी कैटेगराइजेशन, लेकिन मेन यही है कि वो उनकी सब कैटेगरीज ही हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हैं? आपको पता तो सारा होना चाहिए। हाँ हाँ, वहां पे आपको पूछ सकता है, ठीक है। मैं माइक्रो कंप्यूटर क्या है कि आपके जो कुछ ना कुछ कंप्यूटर की नीड्स वो पूरी कर रहा है, ठीक है। लाइक अगर माइक्रो कंप्यूटर में हम कहें कि हमारे पास टैबलेट्स आ जाती हैं, हमारे पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, पूरे कंप्यूटर तो नहीं है, ठीक है। जबकि जो पर्सनल कंप्यूटर क्या है वो पूरा एक जो कंप्यूटिंग पर्पस जो है आपके कंप्यूटर का, ठीक है, वो सारा जो है वो आपके सोल्व कर रहा है इशू। सही हो गया। माइक्रो मीन्स छोटा कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन ये मिनी कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर जो है वो आपका हर काम कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये कनेक्शन करवाता है मिनी कंप्यूटर, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। कि आपने कम्युनिकेट करना है प्रिंसिपल के साथ, आप क्या करते हैं, दरमियान में किसी ना किसी मैनेजर के पास जाओगे, तो ये उसने और कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ और सिर्फ आपका जो कनेक्शन करवाना है, जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो वो क्या है, वो आपके मिनी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। वर्क स्टेशंस कौन है, आपके टीचर्स हैं। मेन फ्रेम्स कौन है, जो आपके मैनेजर्स हैं। और साइंटिफिक कंप्यूटर्स कौन है, आपके सीईओज और जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर इस तरह हायरार्की में चलें। सही हो गया, क्लियर है ये चीजें? किसी का इसमें कोई क्वेश्चन क्वेश्चन होना ही चाहिए, सादी सादी चीजें और कुछ नहीं है। ये चीजें सारी हम पढ़ चुके हुए हैं मैट्रिक इंटर में, और वैसे भी, तो इसलिए ये चीजें फेमिलियर होती हैं, और इसमें कोई नई चीज तो होती नहीं जो बताने वाली है, जस्ट ये होता है कि हमने रिवाइज करना है। अब हम करने लगे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली आपके जो कंप्यूटर हैं वो तो 1801 से हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी, और उस वक्त वो कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन जो आपके कंप्यूटर असल जो बनना शुरू हुए हैं आपके लोकल लेवल पे आपके पब्लिक के लिए, तो वो 1940s से जो है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो जनरेशन हैं, तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन की जब हम बात करते हैं, टोटल हैं इसकी 5 जनरेशन हैं। हाँ हाँ, हाइब्रिड कंप्यूटर है ये आपका वर्क स्टेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। कि आप कह लें कि जो आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों काम करवा रहा है, तो वो क्या है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। बेसिकली हाइब्रिड का मतलब क्या है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एनालॉग में आपके चीजें जो आप बाहर उसके जो ग्राफ्स वगैरह आते हैं ना, ये आते हैं एनालॉग में, जो नंबर सिस्टम आता है वो डिजिटल में आता है। तो जो है ना, ये कंप्यूटर्स पे अक्सर चीजें जैसे अर्थक्वेक की रीडिंग्स आती हैं, ये ग्राफ की सूरत में आती हैं, तो ये एनालॉग शेप में आता है, और जो नंबर सिस्टम्स में आता है वो उसको डिजिटल। सही, ठीक है, क्लियर।
तो एनालॉग में बेसिकली कहते हैं कि जो आपकी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके मैनुअल इनपुट से कुछ ना कुछ कंट्रोल हो रही हैं। हाँ ठीक है। तो जो चीजें आपके मैनुअल आप कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ कंप्यूटर से कर रहे हैं वो आपके एनालॉग के अंदर आ जाते हैं, और जो टोटली आप कंप्यूटर से जो कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वो आपकी डिजिटल डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, जो खुद ही अपना काम करें, जिसमें आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो वर्क स्टेशन क्या है जिसमें ये दोनों काम हो रहे हैं कि आप मैनुअली भी उनको जो है साथ करवा सकते हैं, लाइक आपके प्रिंटर्स हैं, आपके प्लॉटर्स हैं, जो लोग ये ऑटोकैड ड्राइंग वगैरह करते हैं, जिन्होंने जो नक्शे वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें रखी होती हैं बिल्डिंग्स की, और वो कड़ 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 आवाज आ रही होती है और वो नक्शा पूरा निकल रहा होता है। तो अब ये क्या है, ये आपका एक एनालॉग सिग्नल्स एनालॉग कंप्यूटर का जो है इसकी एक एग्जांपल है कि उसके अंदर आपने सारा कुछ जो आउटपुट के लिए खुद चीजें उसको तैयार करके देनी है, जस्ट उसको पीछे से फीड आना है और उसने उसको ड्रा कर देना है। ठीक है, जबकि आपके डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हैं, जो आपके जितना काम सारा इसके ऊपर हो रहा है कि हम ईमेल्स और जितने भी बिजनेस पर्पस हैं डिजाइनिंग कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वो क्या है सर आपका डिजिटल हो रहा है। उसके अंदर खुद हमारी कोई एफर्ट नहीं है, जस्ट हम उनको क्या देते हैं, एक डाटा दे देते हैं, उसने उसको प्रोसेस करना है और उसी के ऊपर ही सारी वर्किंग चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों करते हैं, तो आपके वर्क स्टेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं कि ये सारे एनालॉग अगर खाली आप कर दें तो वो आपकी जस्ट डिवाइसेस रह जाती हैं, वो कंप्यूटर नहीं कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करवा के कंप्यूटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो तब आपके जो वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स बन जाते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स आप क्या कह सकते हैं, ये जो आपके ओवन होते हैं। ठीक है, फीडबैक उसको आप दे रहे हो, आप अंदर जो खाना रख रहे हो, बंद कर रहे हो, ये सारा काम क्या आप एनालॉग मैनुअल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन उसके जो हीटअप का प्रोसेस जो है वो कितने टाइम के लिए उसने गर्म करना है और उसको रोटेट करता है, सारा जो भी है वो पीछे क्या डिजिटली उसको जो है वो कर रहा है। तो ये आपके एनालॉग है। आपके जो कार के जो रिमोट्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। हम कार को जो मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसको डिजिटली भी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जांपल आ जाते हैं कि जिसमें मैनुअल और डिजिटल दोनों पर्पस हो रहे हो, तो वो क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक हो गया, तो ये क्लियर है। आ जाए अब जनरेशन पे। अच्छा, तो हमारे कंप्यूटर की 5 जनरेशन हैं। सही है, फर्स्ट जनरेशन करने लगे हैं कि वो उसमें क्या आ जाता है, कुछ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये इतना डेप्थ में नहीं जाता। मैंने जो इनके एमसीक्यूज का जो आइडिया लगाया है, तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। नीचे उसने जो 3-4 एमसीक्यूज दिए होंगे कि जस्ट वो एक एनालॉग कंप्यूटर है, जस्ट वो एक डिजिटल कंप्यूटर है, या एनालॉग प्लस डिजिटल है, फोर्थ वो कह देगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, हाँ, ये किस कैटेगरी में आता है, तो वो क्या आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। वो साइंटिफिक कंप्यूटर का पूछ लेता है कि आपका अर्थक्वेक मैनेजमेंट का जो कोई सॉफ्टवेयर है तो आपकी किस कैटेगरी में आएगा। अर्थक्वेक एक छोटे से इलाके पे तो नहीं आता, वो आपके पूरे के पूरा जो है वो एक बड़ा एरिया, एक पूरे शहर में आएगा। ठीक है, या एक पूरे प्रोविंस में आएगा, पूरे कंट्री में आएगा। वेदर सिस्टम्स हैं आपके, आप कह लें कि ये वेदर फोरकास्ट। ठीक है, और ये फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये सारे बड़े आपके साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। नासा का जो सिस्टम है ये क्या साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जितनी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये सारे आपके सुपर कंप्यूटर्स में होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वो पूछ लेता है कि मेन फ्रेम्स में, ठीक है, मेन फ्रेम्स अभी मैंने क्या बताया कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो रहे हैं, तो वो आपको कहता है कि आपका यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, उसने लाहौर से जो गुजरांवाला, क्योंकि लंबी लंबी स्टेटमेंट्स भी आती है, मैंने देखा 2-2 3-3 लाइंस की हैं, तो उसमें वो कहता है कि एक आपका कैंपस है लाहौर में, एक आपका जो है इस्लामाबाद में है। दोनों के आपके यूजर्स हैं वहाँ पे 1500 यूजर्स हैं जो साइमल्टेनियसली उसको जो है एक्सेस कर रहे हैं कंप्यूटर को। तो विच वन इज सूटेबल फॉर द कम्युनिकेशन, मिनी कंप्यूटर और ये मेन फ्रेम्स। ठीक है, तो उस वक्त क्या है, तो आपको जब इस चीज से आइडिया हो गया कि यहाँ पे हमने बता दिया कि 100 से जब ज्यादा जो है उसके जो है वो हाथ से बाहर निकले चीज, तो वो मेन फ्रेम में आ जाती है। तो जब वो 1000 में आ गई है उसकी रेंज, तो वो वहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, वो मेन फ्रेम यूज हो गया। नेटवर्किंग के लिए हाँ, इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है ना वो विद इन अ बिल्डिंग अगर नेटवर्क विद इन हो ना तो उसको वो हैंडल कर सकता है। हैंडल कर लेकिन सकता है। अगर आप
फर्ज करें मेट्रोपॉलिटन लेवल पे, एक शहर के लेवल पे या दो मुख्तलिफ शहरों को मिलाने के लिए एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको वो मेन फ्रेम्स में आ जाता है। ठीक है, अच्छा जनरेशन करते हैं। फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 40 से 56। ठीक है, और इसमें क्या थे, ये आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए। वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। ठीक है, तो ये पहले कंप्यूटर थे जो कि आपके बनाए गए वैक्यूम ट्यूब्स। इसके एग्जांपल में आप क्या दे सकते हैं, एनियक दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपका जो है फर्स्ट जनरेशन है। और इसमें और क्या बताया जा सकता है, हाँ एनियक यूनिवैक है। और सबसे पहला जो कंप्यूटर जो बनाया गया था जो कि आपके बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है, वो था यूनिवैक। और वो क्या था, ये भी वैक्यूम बेस्ड ही था। और ये कहाँ पे जो था एनियक यूनिवैक यूज हुए थे, जो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो सेंसस सिस्टम था, ठीक है, वो कहानी सुनाई थी कि उनको जो था वो 7 साल लग गए थे और 12 बिलियन डॉलर्स जो थे उनके जो तकरीबन उसके ऊपर वो इन्वेस्ट हो रहे थे। तो एनियक यूनिवैक जो बने, तो इन्होंने ये वो सारा टाइम पीरियड जो था डिक्रीज करके वो 3 साल के जो था टाइम पीरियड पे ले आए थे, और उनको $5 मिलियन का जो था वो उसके अंदर प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया था कि वो काम उनके लग रहे थे 6-7 मिलियन डॉलर्स में जो था इनका वो सारा काम हो जाता था। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1940 से 1956 तक इनका टाइम पीरियड है। इनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, और अगर इनके एग्जांपल में देखें तो एनियक यूनिवैक है, और इनके पीछे की कहानी यही है कि वो सेंसस सिस्टम में इनको यूज किया गया था। ठीक है, फाउंडर्स मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, इसलिए हिस्ट्री करवा दी थी। अगर मेरा जो क्रैमिंग इतनी अच्छी होती तो मैं हिस्ट्री जो है वो पहले ना कराता। हाँ, हिस्ट्री करवा दी, आप वहां से देख लें। ठीक है, हिस्ट्री में ये सारे हैं, मैं कोई नई चीज नहीं करवा रहा, जैसे अब उनकी कैटेगराइजेशन हो रही है कि किस तरीके से जो था ये हमारी जनरेशन बिल्डअप हुई थी। सही है, अच्छा अब है सेकंड जनरेशन। नाइनटीन, ये सेकंड जनरेशन। ठीक है, 1956 से ये आपका है 63 तक का टाइम पीरियड। सही हो गया। इसमें क्या किए थे कि ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। हमने देखा था कि आई थिंक बेल लैब्स वालों ने ट्रांजिस्टर जो थे वो, हाँ, तो ट्रांजिस्टर इन्वेंट किए थे। और ट्रांजिस्टर्स के बाद क्या था कि जो आपके अब नए कंप्यूटर जो बनना शुरू हुए थे वो सारे क्या थे, ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। सही है, इसके अलावा इनको यूज करने के लिए एक जो था वो लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसको हमने कोबोल का था, कॉमन क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इस तरह करके। ठीक है, तो कोबोल इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके अलावा फोर्ट्रान जो थी इस कंप्यूटर्स को जो रन करने के लिए इस्तेमाल होती थी, कोबोल एंड फोर्ट्रान। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इधर ऑन हो रही है। अच्छा, कोबोल और फोर्ट्रान यूज की जाती थी इनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इनसे काम करवाने के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर इसका एक और फीचर देखें तो यहाँ पे कि ये पहले कंप्यूटर थे जिनमें मेमोरी आप स्टोर कर सकते थे, जस्ट मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, कि उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थी, पंच कार्ड दिए जाते थे और पीछे सारा मशीन के जरिए ही जो था इसको हैंडल किया जा रहा था। ठीक है, सेकंड में भी पंच कार्ड ही हैं, लेकिन ये ट्रांजिस्टर्स पे आ गया काम, वो वैक्यूम। नहीं नहीं, ये को बोल फोर्ट्रान मैं लिखने लगा था, वो अजान होने लग गया, 2 मिनट वेट कर।
अच्छा, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि यानी ये कौन थे फर्स्ट जनरेशन बनाने वाले एनियक यूनिवैक, तो इनका नाम है एकर्ट और मॉचले। ठीक है, तो इन लोगों ने जो था एनियक और यूनिवैक बनाया था। सही है, एनियक खाली अकेले ये एकर्ट मॉचले ने बनाया था। बाद में जो था ये इनको फंड किया था जो था यूनाइटेड स्टेट्स का सेंसस सिस्टम, तो उन्होंने जो था फिर इसको बनाया था यूनिवैक को। ठीक है, मतलब ये भी इनके नाम हाँ, फिर अगर हमें आ जाए कि फर्स्ट जो बनाया था उनका नाम लिखेंगे एचपी वालों का या इसका कंप्यूटर इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कंप्यूटिंग सिस्टम। लेकिन उन्होंने भी तो बनाया था इंडस्ट्रीज के लिए। उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए बनाया था। ठीक है, एनियक यूनिवैक जो थे ये आप मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये पहले इंट्रोड्यूस हो गए हुए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये लोग दे चुके हुए थे, उसके बाद आईबीएम वगैरह ने जो था इसको फर्दर किया था आगे। ठीक है, कौन? एचपी वालों का। तो वो आपका जो है ये कह लें कि चलो इसको देख लेते हैं, रुको, कोई गलत स्टांस लेने से पहले देख लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जनरेशन हो गई। सेकंड जनरेशन क्या है कि ये 56 से 63 है, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है, कोबोल और फोर्ट्रॉन इसमें यूज की जाती थी। और इसमें जो था मैं एक और चीज ये ऐड कर रहा था, हाँ, मेमोरी। आप जो था वो सेव जो था वो कर सकते थे इसके अंदर डाटा, इसकी मेमोरी जो है वो कर सकते। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो आपका आ जाते हैं, इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं IBM 7094, ठीक है, और हनीवेल 400। हनीवेल 400, ठीक है। IBM 7094 और हनीवेल 400, ये आपके क्या है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। ऊपर लिखते हैं, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, अभी जो इस तरह कर लें। IBM 7094 और हनीवेल 400, ये क्या है, आपकी सेकंड जन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। एडवांटेज क्या था, ट्रांजिस्टर्स जो थे वो आ गए, तो आपका वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो खत्म हो गई। आपका जो कंप्यूटर का साइज जो था, स्पेस जो है वो उसने कम लेना शुरू कर दी। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए जो एनर्जी आप प्रोडक्शन कर रहे थे वो आपकी कम यूज होती थी। ठीक हो गया। और
डिसएडवांटेज इसका क्या था कि इसके लिए आपको कूलिंग सिस्टम रखना पड़ता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स के लिए भी था कूलिंग सिस्टम, इसके लिए भी था, दोनों का डिसएडवांटेज सेम ही है। लेकिन क्या था कि वो जो पहला आपका 80 फीट पे था वो 50 फीट पे आ गया था काम, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है, कूलिंग सिस्टम इसके लिए आपको रखना पड़ता है। थर्ड जेन आपके पास आ जाए तो ये क्लियर है यहाँ तक? ये सेकंड में भी पंच कार्ड दिया आपका, आपके इनपुट आउटपुट के लिए जो था यूज करते थे। माउस तो काफी देर बाद जाके जो था आपका आया था, ठीक है। अच्छा ये क्लियर है, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम क्या करने लगे हैं, थर्ड जेन करने लगे हैं। सिक्सटी थ्री से ये आपका है 71 तक का, ठीक है। ये क्या है, थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर्स की। इसमें क्या हुआ था कि जी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे, आईसी चिप्स जो थी वो इंट्रोड्यूस हो गई थी मार्केट में, और आईसी चिप्स बनाने वाले थे जैक किल्वे और रॉबर्ट नॉइस, ठीक है। इन लोगों ने ये बनाया था 58 59 में, या जो आप लोगों को लिखवा दिया हुआ है। तो जैक किल्वे और रॉबर्ट नॉइस, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आईसीज जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, आईसीज जो थे वो इन्वेंट किए थे, ठीक है। रॉबर्ट नॉइस NOYCE, सही है। अब आप लोग यानी ये नामों से तो फेमिलियर हो गए, मैं जो आपको हिस्ट्री में करवा चुका हूँ। तो ये जस्ट यहाँ पे क्या इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि जो चीजें इन्वेंट हुई तो उसके किस तरीके से 63 से 71 के दरमियान आपके आईसी इन्वेंट हुए, और ये जो था आपके अब जो जितने भी सिस्टम बनते थे इस टाइम पीरियड के अंदर, तो वो क्या थे, आईसीज के ऊपर बनते थे। अगर उनकी एग्जांपल ले लें तो हमारे पास आईबीएम की एग्जांपल आती है, IBM 360 और 370, ठीक है। और एक और अगर कर लें PDP-8, 360 PDP-8, ठीक है। तो ये तीन आप जो है इसके नाम कर लें एग्जांपल्स के अंदर। एडवांटेज क्या थे कि ये चीपर थे सेकंड जनरेशन से, चीपर इन कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा ये अब क्या है, फास्ट हैं, रिलायबल हैं, साइज जो है कंप्यूटर का आपका स्मॉल हो गया है, और इनके लिए जो कूलिंग सिस्टम है उसका जो था वो नहीं जरूरत, सही है। और जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो मिली सेकेंड से नैनो सेकेंड में आ गया, ठीक है। कि पहला जो आपके फर्स्ट जनरेशन जो थे और सेकंड जेन, तो ये मिली सेकेंड्स में आपका प्रोसेसिंग कर रहे थे, ठीक है। मिली सेकेंड्स, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो इनका प्रोसेसिंग टाइम था, यानी एक सिंगल जो था इंस्ट्रक्शन को रन करने का जो टाइम पीरियड था वो मिली सेकेंड में था, ठीक है। लेकिन जब ये आईसीज आए तो अब आपने देखा जो मैंने बताया कि 80 फुट लंबी जगह जो है वो घेर रहा है, तो उसके अंदर वो उस इंस्ट्रक्शन को पूरा जब घूमने में फिरने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। जब वो खत्म हुआ आपका ट्रांजिस्टर पे आया, स्पेस थोड़ी सी कम हो गई, टाइम थोड़ा सा तेज हो गया, लेकिन रहा मिली सेकेंड्स में ही। अब जब ये आईसीज आ गए, इतनी सी चिप है या इतनी सी चिप है, तो वो 80 फुट या से अगर काम छोटा होकर आपका 1 फुट में आ रहा है तो मीन्स ऐसे काम आपका हो रहा है, आपकी आंख झपकने से पहले, सोचने से पहले काम हो जाता है। तो वो क्या था कि आपका मिली सेकेंड से नैनो सेकेंड में आपका जो था वो टाइम आ गया था। प्रोसेसिंग टाइम जो है मिली सेकेंड से नैनो सेकेंड में टाइम आ गया था, ठीक है। और ये वाहिद सिस्टम थे जिसके अंदर टाइम शेयरिंग और मल्टीपल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया था। टाइम शेयरिंग और मल्टीपल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये टाइम शेयरिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। जस्ट ये बता देता हूँ कि आपको
टाइम शेयरिंग में क्या था कि अगर एक टाइम पे 2 टास्क आ गई हैं तो आप उसको टाइम शेयर कर ले सके, 2 सेकंड इसको चलाया, 2 सेकंड अगले को चलाया, फिर वापस पहले एक पे आ गए, फिर दूसरा, पहला दूसरा, और दोनों हो गए। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि आप एक ही टाइम पे दोनों प्रोसेसर जो है वो रन कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट ये डिफरेंस था, बाकी जो है जब वो ओएस हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आपका हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। इसके लिए एयर कंडीशनर्स जो थे वो अब रिक्वायर्ड थे। पहले में बहुत बड़े बड़े जस्ट कूलिंग सिस्टम थे, इसमें क्या था, जस्ट एक एयर कंडीशनर, एक फैन, एक छोटा सा जो है फैन उसके साथ रख दो ताकि वो हीट अप ना हो जाए, ठीक है। ये चीज इरेज कर रहा हूँ, कोई चीज पूछनी हो तो बता दें, मैं वेट कर दूंगा। अच्छा, अब आ जाती है हमारी 4th जेन। ठीक है, 4th जनरेशन है ये आपका। मैंने पहला क्या है 71 लिखवाया था। अच्छा, 71 से ये आपका है 80s तक का टाइम, 1971 से 1980 का टाइम है। और इसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हो गए थे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम मैंने आपको बताया था, पेंटियम आपका इन्वेंट हुआ था। और यहाँ से फिर आपके पेंटियम्स की जो थी रेस जो थी स्टार्ट हुई थी, पेंटियम 1 2 3 4, फिर आपके कोर टू क्वाड कोर, ड्यूल कोर, और i3 i5 i7, अब तो जो है पता नहीं क्या क्या, जियोन नियोन सारी चीजें आ गई हैं। तो ये क्या थे, यहाँ से आपके माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे मार्केट में आए थे। तो ये आपके पास अब किस चीज पे चाह रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर पे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका जो चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। माउस का कॉन्सेप्ट है, ड्रॉप डाउन आइकन्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके GUI वाले जो है सेक्शन में आ जाएंगे, जो आपको हिस्ट्री में करवा दिया। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आ जाता है, सॉरी नहीं, थर्ड में आपका इनपुट सिस्टम आ गया हुआ था। हाँ, माउस और कीबोर्ड आपके आ गए एक एक करके। क्या माउस, हाँ। तो ये GUI आपके जो बैटर जो थे ये पेंटियम्स के बाद आना शुरू हो गए थे, ठीक है। पेंटियम्स का जो मैंने लिखवाया था उसमें आपको, लेट मी थिंक, मैंने आपको लिखवाया था कि पेंटियम जब इंट्रोड्यूस हुए थे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज और आइकन्स जो थे इंट्रोड्यूस हुए थे, एक प्रॉपर GUI का सिस्टम था, आपके गेमिंग मशीन्स जो थी आना शुरू हो गई थी। इसी तरह का मैंने एक सीक्वेंस लिखवाया था, आई थिंक, ठीक है। आप क्योंकि मेरा इतना वो क्रैमिंग पावर नहीं है, मैंने जस्ट जो अपनों को यहाँ पे लिखवाया था। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये भाई ने एक और चीज, अच्छा ठीक है, इधर देख लें, ये भाई ने एक और चीज अच्छी ऐड करवाई है कि इसमें ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हो रहे थे, तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते VLSI, ये आपने बताई है, वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो यूज कर रहे थे या आप ICs यूज कर रहे थे, वो छोटी छोटी चिप्स थी। अब ये क्या था, बहुत बड़े पैमाने पे आप इनकी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है वो चिप्स एक छोटे से प्रोसेसर के अंदर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये क्या है, VLSI ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल मैं लिखवाने लगा था कि जो ये सिस्टम्स अब 4th जेन में आ रहे थे वो हैं आपके IBM 4341, ठीक है, और स्टार 1000, ये दो क्या हैं, ये आपके इसके एग्जांपल्स हैं जो 4th जेन के अंदर। IBM 4341 और स्टार 1000, ठीक है। अब इनके जो अगर आप एडवांटेज देख लें
तो इसमें क्या था कि कंपटीशन और साइज जो था बहुत रिड्यूस हो गया था, कंपटीशन बहुत फास्टेस्ट हो गई थी, और इनके अंदर जो था हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर ये कॉन्सेप्ट आ ही गया है हाई लेवल लैंग्वेज का, तो उसको थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस, और बाकी जो है लैंग्वेजेस को हम किसी दिन एक्स्ट्रा लेक्चर में जो है देख लेंगे कि ये हमारे पास लैंग्वेजेस क्या है। ये थर्ड जन कोबोल आपको लिखवाई थी, कोबोल फोर्ट्रान, ये आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती हैं। सेकंड में कोबोल फोर्ट्रान वही चलती रही थी, ये आपके पास हाई लेवल, तो ये बाद में C++ जो इंट्रोड्यूस हुई थी, यूनिक्स जब इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस का यार ये आपकी हाई लेवल में आती है। C जो है वो आपकी लो लेवल की है, ठीक है, और C++ बेसिकली इसका नाम जो था अगर इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो मकसद क्या था, C विद क्लासेस। C++ एक आई थिंक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और C++ में जब अब यहाँ वो तो आप जितनी भी हैं वो तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की हैं। ठीक है, तो ये कर ले, मैं लैंग्वेजेस का छोटा सा कर लेते हैं एक, और बाद में इसको डिटेल देख लेंगे। ठीक है, 4th जन खत्म हो गया है। फिफ्थ कर लें फिर, बल्कि फिफ्थ करके करवाते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ वो मैं ये फिफ्थ करवा लूँ फिर, क्योंकि वो दरमियान में नया कॉन्सेप्ट आएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ तक करवाया? 1980 फिफ्थ जन है, 80 से ऑनवर्ड अभी तक टिल नाउ, ये आपके पास क्या है, ये फिफ्थ जन आ जाती है। ठीक है, फिफ्थ जन में क्या है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो था इंट्रोड्यूस करवाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेसर्स आ रहे थे आपके, वो ULSI बेस्ड आ रहे थे। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से मींस क्या कि जो हमने साइंटिफिक कंप्यूटर्स पढ़े हैं वो आपके ये फिफ्थ जन के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटर्स क्या, मल्टीपल मेन फ्रेम्स उसके अंदर आपने लगाए होते हैं, मल्टीपल नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेन फ्रेम्स आपके उसके अंदर लगे होते हैं। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आपके बहुत सारे प्रोसेसर्स एक ही जो था वो चिप के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ सेम ही था। साइज छोटा हो गया था और फास्ट बाकी थी। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये आपके AI बेस्ड हैं। इसमें क्या है, अब आपके अगर एग्जांपल्स में देख लें तो ये अब आपकी सारे लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, नोटबुक, जितने भी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपको पता है वो सारी इसी में ही आ जाती हैं फिफ्थ जन में। ठीक है, अच्छा जी इसमें जो आप ह्यूमन ब्रेन्स का जो काम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसी मशीनरी वो डिजाइन कर रहे हैं कि जो खुद थिंक कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट उस, हाँ रोबोट्स, हाँ वही मैं कर कि आप उसको पहले इनपुट देते हो, उसको इनपुट चाहिए होगी, उसके बाद ही वो थिंक करना शुरू करेगी। बच्चा पैदा होता है तो क्या वो आते साथ ही सोचना या बोलना शुरू कर देता है? नहीं, वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, हमें देखता है कि वो क्या, वो इनपुट ले रहा है। हमारा जो बिहेवियर है, हमारे बोलने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारे जितने भी एक्शंस हैं, वो सारे पहले सीखता है और 1-1.5 साल बाद जाके उसको प्रोसेस करता है कि अच्छा, और पहला हम कहते हैं कि मामा को या पापा को, तो लेकिन क्या है कि वो उसको पता चल जाता है कि ये अल्फाज हैं जो मैंने बोलने हैं। ठीक है, तो अब उसका माइंड जो है वो इतना पावरफुल या कैपेबल हो गया है कि वो अब प्रोसेस करके जो है कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। तो ये AI बेस्ड जितनी भी चीजें हैं, रोबोट्स पहले आप उनको चलाते हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं, तो उन्होंने AI पढ़ा होगा, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह हैं, कि उनको पहले हम डाटा सेट्स देते हैं, कुछ ना कुछ उसको डाटा देते हैं कि भाई ये डाटा है, इसको तूने प्रोसेस करना है, अब इसकी बेस पे तूने एक्शन लेने हैं। ठीक है, तो
काफी वीडियोस भी आती होंगी आप लोगों को नेशनल जियोग्राफिक की के रोबोट को पहले मारते हैं तो वो कुछ नहीं करता, वो थोड़ा सा गिरता है, फिर जोर से मारते हैं थोड़ा सा गिरता है, फिर वो जब जंप लगा के उड़ जाता है। आप कह लें इसके अलावा इन्होंने MIT ने रोबोटिक डॉग बनाया हुआ है, ठीक है, रनिंग डॉग बनाए हुए हैं। अब तो कितने जो है वो रोबोट्स आ गए हैं। आपकी मशीनरी जो है, जो आप असेंबली लाइंस की जो हम बात करते हैं कि कार्स बनती हैं, ये सारी क्या हैं, ये रोबोट्स हैं, ठीक है। उनको पहले सिखा दिया जाता है, बाद में वो खुद ही परफॉर्म करते रहते हैं जिस तरह का भी टास्क देते हैं। सही है, तो ये 5th gen कंप्लीट है। सही है। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे हम जो है ना लैंग्वेजेस देखने लगे हैं। आपकी लैंग्वेजेस जो है वो आपकी स्टार्ट हुई थी मशीन लैंग्वेजेस से। मैं बिल्कुल बेसिक करवाऊँ जो हार्डवेयर के ऊपर है, मैं बिल्कुल जो है बॉटम से जो है इसको ऊपर लेके आऊंगा हाई लेवल तक, ठीक है। मशीन लैंग्वेज आपकी फर्स्ट जनरेशन जितनी भी है वो सारे आपके वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह जितने भी थे, तो उसमें क्या था, खुद जाके आपको जो था वो करंट की सप्लाई देनी पड़ती थी, 0 1 ऑन करना पड़ता था, ठीक है, 0 फॉर ऑफ और 1 फॉर ऑन, ठीक है। तो ये सारी जो था इंस्ट्रक्शन अगर 0 1 की फॉर्म में दें तो वो क्या है, आपकी मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में आ जाती है। जितनी भी बाइनरी आपकी आउटपुट है या इनपुट है, वो बाइनरी सिस्टम, हाँ, 0 से ऑफ, 1 से ऑन। So ये ना एक क्वेश्चन आया था 0 1 से रिलेटेड, 0 को लो लगाया, हाँ, 0 फॉर लो मोड। ऑफ है। हाँ, अब देखो यहाँ पे एनालॉग का जो कंसेप्ट है ना, आपके पास ये है, ये चीज क्या है, लो मोड है, 0 है, ये आपके पास पीक पे आगे 1, ये भी पीक पे 1, ये 0 1 0 1, ठीक है। तो आपके पास जितनी जो चीज पीक पे होगी वो हमेशा ऑन होगी, ठीक है। हाई हो गया, लो हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। और जो बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन है या जो उसका लोएस्ट मोड है, तो वो क्या है, वो आपका ऑफ में आ जाता है, 0 में आ जाता है। आप उसको कुछ अगर उसने बात की हुई है आपके पास एनालॉग सिस्टम की, तब आप उसको लो वाला करेंगे, ठीक है। या मुझे भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं आता कि बाइनरी सिस्टम में जो 0 है वो किस पे और नीचे ऑप्शंस क्या थे? हाँ, ऑफ का भी था और लो का भी, क्योंकि हाँ, मैं अब बाइनरी जो है वो जब आप बाइनरी की बात करते हैं तो आपके पास डिजिटल है, उसमें ऑन ऑफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपके पास सर्किट्स की बात कर रहा है या कहीं ग्राफ का कॉन्सेप्ट कहीं आ रहा है या मैनुअल इनपुट का आ रहा है, तो वो उस वक्त क्या आएगा, हाई लो हो जाएगा, ठीक है। हम एसी या डीसी की बात करते हैं, एसी करंट है, अल्टरनेटेड करंट है, इसी तरह ये या डीसी डायरेक्ट करंट, तो ये क्या है, ये आपका एसी का ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपके पास लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, ठीक है। डीसी आ जाता है, डीसी में क्या है आपके पास इस तरह ये चीज चल रही होती है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके पास 1 है, ठीक है। जो आपके पास वर्टिकल लाइन है वो आपके पास 0 है, ठीक है। तो ये आपके पास हाई लो इस चीज से जो आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर वो एनालॉग सर्किट्स की बात कर रहा है तो तब आपका हाई लो, और अगर वो डिजिटल किसी भी चीज की बात कर रहा हो तो वो तब आपका ऑन ऑफ या 0 1 आपका यूज होता है, ठीक है। एमसीक्यू जस्ट और जस्ट आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर वो आपका बना हुआ है तो आप कुछ भी जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, मशीन लैंग्वेज हमने देख ली कि इसमें क्या है, बाइनरी सिस्टम है। मशीन लैंग्वेज से ऊपर आए तो असेंबली लैंग्वेज आई थी, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई, ये क्या करती थी कि हमें अब वो ऑन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट जो था ना वो थोड़ा सा खत्म हो गया था, 0 1 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। अब क्या थे कि यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर हमारे पास रजिस्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, कि रजिस्टर्स क्या करते थे कि आपका डेटा जो था कुछ हद तक स्टोर कर रहे थे। सेकेंड जेन आपके पास ट्रांजिस्टर आए और उसी के अंदर ये रजिस्टर्स जो थे फिर आपके आप बनना शुरू हुए। उसमें क्या मैंने कहा कि मेमोरी जो था ये सेव कर सकते थे अपने अंदर ही, मेन मेमोरी के अंदर। तो अब असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, उसमें रजिस्टर्स होते हैं,
बॉक्सेस बने हुए हैं, आप उसको क्या कहते हो, ए एक्स है, बी एक्स है, जो भी है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। तो अब क्या है कि ये रजिस्टर्स हैं, कोई ना कोई डाटा इनपुट आई, इसने खुद ही मेमोरी स्टोर किया, आगे रिजल्ट भेज दिया, और नीचे अब हमें इससे कंसर्न नहीं है कि ये 0101 में क्या चल रहा है, हमने जस्ट रजिस्टर्स को वैल्यू देनी है। जो रजिस्टर्स हमने डिजाइन किए हुए हैं असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली आप क्या कहते हैं, आपके पास हार्डवेयर का जब पूरा एक सेटअप लगा हो तो उसको आप कहते हैं ये एक असेंबली लाइन है। आप जो नेशनल जियोग्राफिक पे वो बिग कंपनीज के अंदर देखें तो उसमें अक्सर जो ये कार्स की ही दिखा रहे हैं, फोर्ड की, और इसकी जो है वो असेंबली लाइन दिखा रहे होते हैं। तो वो क्या है, जस्ट हार्डवेयर का एक जो है वो सेटअप लगाया है, उसको हम असेंबली लाइन कहते हैं। यहाँ पे भी क्या है, हार्डवेयर का सेटअप है, हम हार्डवेयर को जो है वो सारा कर रहे हैं कंट्रोल, हम उसके अंदर वाले प्रोसेस को नहीं देख रहे वो कैसे चल रहा है। तो वो आपके पास क्या था, असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो सारा काम हो रहा था। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज वाले जो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज डेवलपर हो गए, इससे ऊपर आ जाते हैं फिर आपके पास लो लैंग्वेज। ये एक्सट्रीम लो लेवल में, लो लेवल जो आपका सी इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तो वो असल लो लैंग्वेज वहां से इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपके पास सी आ जाती है, और किसी हद तक सी प्लस प्लस भी आ जाती है, ठीक है। सी प्लस प्लस अगर आप खाली बात करते हो इनपुट आउटपुट देने की, उसके अंदर कोई स्टोरेज फाइल सिस्टम की बात नहीं करते, क्लासेस की बात नहीं करते, तो वो क्या है आपके उस वक्त तक वो लो लेवल लैंग्वेज का काम करते। अब लो लेवल लैंग्वेज में क्या था कि हम थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी लिख रहे थे, ठीक है, इफ कंडीशन लिखी, उसका जो कुछ ना कुछ प्रोसेस हो गया, अगर वो कंडीशन नहीं पूरी होती तो एल्स में जाके उसको वो कर रहा होता है सॉल्व, ठीक है। या लूप्स हमने लगाए थे फॉर के लिए, जितनी दफा वो बुलाएगा आपने उतनी दफा उसको रन करना है, ठीक है। आपने वाइल लगा दिया था कि अगर कोई कंडीशन आ गई, कि मैं पहले कहता हूँ कि अच्छा कोई बच्चा आया, हाँ भाई आपने मास्क पहना हुआ है, मैंने पहले कंडीशन लगा दी, अगर उसने मास्क पहना होगा तो वो अंदर आ जाएगा। अब जितने लोग आएंगे उनके लिए यही कंडीशन है, ठीक है। लेकिन तो ये क्या है था कि हमारा इंग्लिश के अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट्स जो थे वो बनाते थे और उसको चलाते थे। अब ये आपका जो हायरार्की थी, लो लेवल लैंग्वेज में आपने कोड लिखा, वो नीचे रजिस्टर्स में खुद ही चलेगा, हमें अब असेंबली लैंग्वेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। रजिस्टर्स में आ गया तो मींस हमारा जो नीचे बाइनरी सेटअप चल रहा है हमें उससे भी कोई गर्ज नहीं है वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो हमारा काम आसान हो गया, अब हमें बाइनरी नंबर याद करने की जरूरत नहीं थी कि हम कहते हैं आस्की कोड है, 7 का कोई कोड है, ए का कोई कोड है, तो ये अब हमें आस्की याद रखने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही उसको कन्वर्ट कर रही थी असेंबली के अंदर भी और उसकी बाइनरी के अंदर भी, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ये लो में आती हैं। मैंने सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप फाइल मैनेजमेंट और क्लासेस नहीं यूज करते ना तो वो लो लेवल लैंग्वेज है। अब क्लासेस और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर लेते हो, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के कांसेप्ट यूज कर लेते हो, तो वो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है। अगर हमने हार्डवेयर की किसी की प्रोग्रामिंग करनी हो उसमें हम C++ यूज करें तो वो लो लेवल लैंग्वेज, जब हमने किसी और मतलब सिस्टम की करनी हो तो उसमें वो हाई लेवल। ठीक, थैंक यू। इन्होंने अभी बताया एक और कंसेप्ट के अगर आपने हार्डवेयर यानी असेंबली साइड की जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करनी है तो सी में अगर करते हैं तो वो आपके पास क्या है उस वक्त कंसीडर होगी लो लेवल लैंग्वेज। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर से ये तो नहीं है गर्ड्स के ये कंप्यूटर पे चलेगा, मोबाइल पे चलेगा या एटीएम्स पे चलेगा, हमें हार्डवेयर से कोई उसके गर्ड्स नहीं है, हमने तो जस्ट कोड लिख के दिया, तो उस वक्त क्या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वो कंसीडर होगी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या आ जाते हैं, इसमें आपकी आ जाती हैं जावा, पाइथन, ठीक है, ये और भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी क्या हैं आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती हैं। पाइथन, PYTHON। अब ये क्या है, ये टोटली आपकी इंग्लिश बेस्ड हैं, सही है, लो लेवल कुछ हद तक इंग्लिश बेस्ड है, सही है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये प्योरली आपके इंग्लिश बेस्ड, इसके अंदर सिंटैक्स चल रहा है, सिंटैक्स क्या कहते हैं उसके फॉर्मेट को कहते हैं, तो जितना भी फॉर्मेट है वो टोटली इंग्लिश बेस्ड है, सारा आप इंग्लिश में कुछ ना कुछ डिजाइन करें वो उसको उसका सोर्स कोड निकाल देगा। हम क्योंकि प्रोग्रामिंग कर नहीं रहे इसलिए मैं फर्दर उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, तो जस्ट क्या कि आप कोड डिजाइन करें तो अब क्या होगा, यहाँ पे जस्ट आपने इंग्लिश में लिखा कुछ ना कुछ, अब इस तरह के भी सॉफ्टवेयर हैं आप उसको कुछ लिख दो कि आप चाहते हो कि डिजाइन अ बटन, ठीक है, जिसको मैं प्रेस करूं और वो कॉल कर दे मेरी मदर को,
ठीक है। अब क्या है, मैंने ये इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया, अब आपके पास सॉफ्टवेयर इतने जो एडवांस पड़े हुए हैं, उसका खुद ही कोड जनरेट करेंगे, उसको खुद ही जो भी सिस्टम होगा उसके रजिस्टर्स के अंदर लेके जाएंगे, उसकी बाइनरी चलाएंगे और कॉल मेरी माँ को चली जाएगी। हाँ, तो ये इसमें जो है ये सारे डेवलप हुए हैं एआई। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी ज्यादा यूज हो जाती हैं जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग में, ठीक है, या बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लो लेवल आपके जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं, आपके लिए फार्मेसी के सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप सी प्लस प्लस में भी बना लोगे। ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम्स, असेंबली जस्ट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, और बाइनरी वो और ज्यादा इसको नैरो लाइन कर देता है। तो ये क्या है कि आपकी लैंग्वेजेस है, इसके कुछ कैटेगराइजेशन है, कुछ लैंग्वेजेस के नाम बता दिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है यार? कोई पानी ले आया ऊपर से, बोल बोल के बस हो जाती है। हम्म हम्म www वर्ल्ड वाइड, ये आपका यूआरएल है, ये एड्रेस है आपका। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जब हम इंटरनेट का नेटवर्क का करेंगे तो उसमें हो जाएगा। हाँ, ये चीज क्लियर है। 2 मिनट वेट करने फिर स्टार्ट करते हैं यार। अभी अभी तो यार कुछ नहीं मैं तो कह रहा था कि जो टाइम अभी 5 बजे होना है ना आप एंड 4:30 बजे, थोड़ा सा और टाइम ऊपर कर लो, 4:45 बजे तक आप लोगों को फ्री कर दूंगा। ठीक है। तो अभी हम कंप्यूटर स्ट्रक्चर जो है वो करेंगे कि जनरेशन मिटा दें। मैं चाह रहा हूँ कि यार सर ने मुझे कहा है कि आपको ये 5 दिन में फ्री कर दूं, यानी कल और परसों आपका लास्ट टॉपिक्स होंगे। कल ओएस और नेटवर्क्स कर लेंगे और परसों तीनों सॉफ्टवेयर आपके हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर भी कोई चीज मिसिंग हुई तो एंड पे कोई एक वर्कशॉप हो जाएगी 3-4 घंटे की, जिसमें आपके ये सारे जो बाकी रिमेनिंग इश्यूज होंगे, या मुझे लगता होगा कि कोई नई चीज मुझे पता चली है जो इसमें आ सकती है, पूछा जा सकता है, क्योंकि 40 मार्क्स एक बहुत बड़ी रेंज आपके पास बन जाती है। वो कुछ भी पूछ सकता है कंप्यूटर्स का, और कंप्यूटर्स की तो डोमेन ही जो है वो इंफिनिटी पे आप पहुंच चुकी है कि उसके अंदर मेंशन क्या उसने मेंशन किया, MS ऑफिस, IT है, ETC मीन्स कुछ भी। ठीक है। तो आप कुछ भी में जो है वो आप कोई चीज नहीं छोड़ सकते। तो मुझे जितना लग रहा है कि मैं इसीलिए ये लैंग्वेजेस पे आया हूँ कि ये आपका वैसे तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को तो पता होता है या जरूरत नहीं होती, लेकिन 2-4 MCQs अभी मैं देख चुका हूँ। मैंने एक कंप्यूटर ऑपरेटर का दिया था, उसके अंदर हालांकि ये चीजें नहीं थी, उसने लैंग्वेजेस का भी पूछा, तो मैंने यहाँ पे भी आपके जो सिलेबस में ये इंक्लूड। हाँ, वो कर लें। सही है। तो जो परसों का दिन है ना, वो जस्ट यही जो हमारे जो कॉमन होंगे फीचर्स वो कर लेंगे, बाकी तो हैंड आउट आप लोगों को दे दूंगा। हाँ, क्योंकि हर बच्चे का जो है ना ये सेम लेवल नहीं होता, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, किसी को ज्यादा आता है किसी को कम आता है। अब मैं खुद को कोई जो है वो सुपर ह्यूमन नहीं समझता, मुझे थोड़ा बहुत आता है, बाकी जो चीजें हैं मैं खुद रिसर्च करता रहता हूँ। तो जो चीज नहीं मुझे पता चलती है मैं ऐड करवा देता हूँ। उस दिन परसों आई थिंक ऐड करवा रहा था तो बच्चे बोर हो गए थे कि सर ये अंदर आ रहा है, क्लैश आ रहा है, तो मैं इसलिए फिर वो नहीं करवाया। अच्छा, पुराना याद है कोई चीज मेरे जेब में है तो मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से? फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कौन थी? आप बताओ यार आप। अच्छा, एडा लवलेस। ठीक है, आई डोंट नो, 1840 40 है मेरे जहन में। चार्ल्स बेबेज की फ्रेंड है ना ये? ठीक है। और 1840 है इसका, 1840। अच्छा, एडा लवलेस डे कब मनाया जाता है? 2nd ट्यूसडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है। और
यार पानी नहीं लेके आए, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चलें जी, अब करने लगे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कि इसका हार्डवेयर लेवल पे जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है। थैंक यू सो मच। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसका हार्डवेयर का जो स्ट्रक्चर है हम देखने लगे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं, और कोशिश तो ये होगी जो जो मेरे जहन में है मैं वो आप लोगों को करवा दूं। कंप्यूटर में एक हमारे पास पार्ट होता है इनपुट्स का। इनपुट में आप माउस, कीबोर्ड, माइक्स, कैमरास, ये सारी चीजें जो इनपुट में आ जाती हैं। ठीक है, इसको फर्दर बाद में करते हैं। इनपुट का है एक पार्ट। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा मेमोरी। ठीक है, और एक पार्ट है हमारा जिसको हम सीपीयू कहते हैं, और एक पार्ट है हमारा जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट का। ठीक हो गया, इनपुट आती है। अब ये स्ट्रक्चर का फ्लो थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है। आपने कीबोर्ड से उसको कोई इनपुट दी, ठीक है, माउस से कोई इनपुट दी कि जाओ भाई जाके जाना ओपन करो माई कंप्यूटर। ठीक है, अब माई कंप्यूटर का जो फोल्डर है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आपकी मेमोरी में पड़ा होगा। ठीक है, इनपुट से उसने जो है वो सिग्नल्स लिए, मेमोरी में आके उसने देखा कि अच्छा जी ये मुझे जो है ना ये जगह मिल गई है। अब सीपीयू क्या कहता है कि भाई इसको कहाँ पे शो करवाना है, तो सीपीयू क्या करता है, मेमोरी को डायरेक्ट करता है कि इसको आउटपुट पे शो करवाओ। ठीक है, हाँ, ठीक है, कि आपने जो चीजें करनी है। इसके अलावा सीपीयू डायरेक्ट आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, इसको भी कंट्रोल करता है। तो ये आपके पास फ्लो है इस चीज का। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, ये एक दफा डायग्राम बना लें, इसको फर्दर जो है अभी इसके अंदर करते जाएंगे। इनपुट्स क्या है, अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें। लाइक माउस है, कीबोर्ड है, माइक है, आपका वेब कैम है, आपके जॉयस्टिक है। तो ये क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, फर्दर जितनी आप इसके अंदर ऐड करना चाहें वो और जो है वो ये आपकी लिस्ट लंबी होती जाएगी। कुछ मेन चीजें जो हैं वो ये आपकी यही हैं, माउस है, कीबोर्ड है, माइक है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, और बस। ठीक हो गया, तो ये क्या है, ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके जरिए आप कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो ये काम करे। अब इनपुट हमें मिल गई, ठीक है, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल गई कि मैंने क्या काम करना है। स्कैनर कहता है कि ये पेज मैंने स्कैन किया, अब इसको ओसीआर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ओसीआर में कन्वर्ट करना है, तो ओसीआर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी एक जगह स्टोर करवाते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर जगह सेव करवाई, और हमने जो है सीपीयू को सिग्नल भेज दिया कि ये जो आपको सिग्नल आ रहा है स्कैनर की तरफ से, इसको आपने प्रोसेस करना है। ये एक क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसको आपने प्रोसेस करना है, बाइनरी के अंदर लेके जाना है। ठीक है, और फिर इसको सारा प्रोसेस करके आपने इसकी आउटपुट देनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है कि ये एक पीडीएफ पेज जो है हमारे पास प्रोसेस होके आ गया। ठीक है, हमें तो लगता है कि यार बहुत आसान काम है, लेकिन पीछे ये सारी चीजें चल रही होती हैं। सही है, अब इनपुट मिली,
पेज स्कैन हुआ, उसके कोई ना कोई सिग्नल जनरेट हुए, सीपीयू में आए और सीपीयू ने ऊपर यहाँ पे इसकी मेमोरी अलॉट की, ठीक है, वहां पे चीज सेव करवाई और इसको आगे भेज दिया मेमोरी को कि यहाँ पे अब आके ये शो करवा दे, ठीक है। समटाइम्स आप लोग क्या करते हैं कि लाइट चली जाती है यार, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई भी आपने सॉफ्टवेयर खोला होता है बंद हो जाता है, सही है। जब आप ओपन करते हैं तो अब क्योंकि जो नए इसमें फीचर्स आए हैं तो उसमें क्या कहता है कि लास्ट आपने यहाँ पे छोड़ा था, क्या आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं? वीएलसी कोई वीडियो देख रहे हैं, बंद हो गया अचानक से वीएलसी, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि आपने 5 मिनट 30 सेकंड पे वीडियो छोड़ी थी, क्या यहाँ से ही मैं इसको स्टार्ट करूं? ठीक है, वेबसाइट पे आप कोई जो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, यूट्यूब जहां पे छोड़ा था वहीं से ही आपको स्टार्ट करवाता है, ठीक है। यूडीमी वेबसाइट है, जहां पे छोड़ा है वो वहां से ही आपसे पहले जो है प्रॉम्प्ट करके पूछा कि यहाँ से कंटिन्यू करना है या आपने 0 से कंटिन्यू करना है। तो ये क्या है कि मेमोरी के अंदर वो चीज सेव हो गई होती है, तो इसलिए जब कभी हमारा जो है वो दरमियान में कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो आउटपुट वहां से ही शुरू होगी जहां पे वो हमारे पास काम खत्म हुआ था, इसलिए मेमोरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? मेमोरी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसको बाद में देखते हैं। तो ये 2 हमारे पास मेमोरीज हैं, सही है। सीपीयू, सीपीयू के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा ALU और दूसरा आता है CU, ठीक है। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब ALU क्या करता है, वहां से उसको पेज मिला, सीपीयू में आया, सीपीयू में उसने क्या किया कि इसको प्रोसेस करना है, वो प्रोसेसिंग का जितना भी काम है वो आपका ALU को जाएगा, जितनी कैलकुलेशन है, जितनी प्रोसेसिंग है, जो भी चीजें हैं प्रोसेस करने से रिलेटेड ALU में जाएंगी, और उसको कहीं आगे जो है हमने डिस्प्ले करवाना है, कहीं आगे स्टोर करवाना है। कुछ 7 कमांड्स के अंदर हेडर फुटर भी आते हैं कि भाई आपने इसको खाली स्टोर ही करवाना है, इसको इनपुट नहीं देनी, आउटपुट नहीं देनी। तो ये सारी चीजें क्या है, इनको कंट्रोल करना कि वो जो डाटा यहाँ पे प्रोसेस हो गया ALU में, वो आगे मेमोरी को जाना है या डायरेक्ट आउटपुट पे भी जाना है, ठीक है। सीपीयू के 2 पार्ट्स हैं, मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, और दोनों ही जो चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली। और सीपीयू के 2 पार्ट्स हैं, ये भी दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं एक ही टाइम पे, ALU और CU। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जितना भी प्रोसेसिंग का काम है सारा ALU में होता है, ठीक है। जितना कंट्रोल मूवमेंट है वो सारी आपके क्या होती है, CU में होती है, कंट्रोल यूनिट में। कि मेमोरी में डाटा स्टोर करवाना है, कहाँ पे स्टोर करवाना है, उसका एड्रेस जनरेट करवाएगा, वहां पे जाके डाटा सेव करवाएगा। अब वहां पे डाटा सेव हो गया, उसको रिट्रीव करवाना है, तो फिर से इनपुट से कमांड आएगी आपको, वो आगे देखेगी क्या ये ALU की है, नहीं कमांड है, ठीक है। क्या हमने डाटा कुछ मेमोरी से लेना है, प्रिंटर पे स्क्रीन पे कुछ ना कुछ शो करवाना है या स्पीकर पे करवाना है, स्पीकर क्या होंगे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी में जाता है, फोल्डर ओपन करता है, खुद ही उस एड्रेस पे जाता है फोल्डर, उसका नॉक किया, भाईजान आपको जो है ना प्रिंटर स्क्रीन बुला रही है कि आपने यहाँ पे आके हाजिर होना है, ठीक है। तो वो उसको बंदे को पकड़ता है, खींचता है, नहीं आएगा तो जबरदस्ती ले आएगा और कहेगा आउटपुट पे आके ये लें जी, ये आपकी आउटपुट आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका आउटपुट हो गया। आउटपुट में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपका मॉनिटर आ जाता है, आपका प्रिंटर आ जाता है, आपके स्पीकर्स आ जाते हैं, और क्या इसमें आ सकती हैं चीजें, एनीवन? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, और कोई चीज जिस पे हम प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स, गुड, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। टच जो उस पर कर रहे हैं वो इनपुट है, जो वो उसके टच के रिस्पॉन्स में चीज शो करवाएगी वो आउटपुट में आ जाती है, दोनों है, वो दोनों के तौर पे यूज हो रही है। जो आपका टच स्क्रीन है, किसी का मोबाइल टूटा हो, एक्सक्यूज मी, किसी का मोबाइल टूटा हो स्क्रीन, तो क्या कहते हैं कि पैनल खराब हुआ है या टच खराब हुआ है?
पैनल और टच दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पैनल खराब हुआ मतलब आपकी स्क्रीन खत्म। टच खराब हुआ, आप टच ऊपर रिप्लेस कर दो। टच क्या है, जो आपका जो वो लेयर लगी है वो आपकी इनपुट डिवाइस है, और जिस चीज के ऊपर ये लगी हुई है इसकी टच स्क्रीन, वो क्या आपका पैनल है, वो आपका मॉनिटर है जिसके ऊपर ये सारे जो एक्शंस आपके शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। स्ट्रक्चर इसका इसका जो डाटा फ्लो है वो भी क्लियर है। इरेज कर दूं, अगर तस्वीर वगैरह लेनी है तो ले लो। हाँ मैं वही आगे करने लगा कि मेमोरीज क्या है, ठीक है। ओके टाइम अभी है, ठीक है। अच्छा, मेमोरी टाइप्स के अंदर आ जाते हैं। मेमोरी टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या है कि आपको कोई भी चीज आती है, इंस्ट्रक्शन आती है, उसको स्टोर करना है, तो प्राइमरी मेमोरी वाहिद ऐसी चीज है जो सबसे पहले आपके वो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होती है और उसी के अंदर ही डाटा स्टोर हो रहा होता है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका आ जाता है कैशेस, रैम्स, रोम, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है, कैशे, रैम, रोम। तो मैं बताता हूं, मैं पहले एक दफा कर लें इसको, लिस्ट डाउन कर लें। सेकेंडरी मेमोरी, अब प्राइमरी मेमोरी यूज होती है जो कि ड्यूरिंग प्रोसेस यूज हो रही है, कि सिर्फ आना जाना लगा हुआ है, वहां पे परमानेंट ठहरना नहीं है उस डाटा ने, उस चीज ने, सही है। तो वो उस वक्त आप क्या करेंगे, प्राइमरी मेमोरी यूज करेंगे। लाइक आपने जो वो कोई चीज किसी से बात कर रहे हो और मोबाइल पे, ठीक है, इनपुट आप दे रहे हो माइक से, उसको वो प्रोसेस करता है, सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और चला जाता है उधर, जाके हमें हमारे कान पे स्पीकर पे जो वो आवाज आ जाती है, ठीक है। अब अगर जब तक हम रिकॉर्डिंग ऑन ना करें, क्या हमारी वॉइस हमारे मोबाइल में सेव होगी? उसकी मेमोरी में नहीं हो रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसकी रैम में वो वॉइस जो है वो प्रोसेस हो रही है और उसको वो आगे ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको जो है वो स्टोर करवाना चाहते हैं, आपके मैसेजेस या कभी वो जो है वो आपने सेंड किया और वो सेव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो क्या है, आपके रोम्स में या सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो जाके सेव हो जाते हैं। मोबाइल की सूरत में रोम होता है, और अगर आप कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। जो चीज आपने परमानेंट सेव करवानी है वो सेकेंडरी मेमोरी में आती है। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या चीजें हैं, सीडीज, डीवीडीज, फ्लॉपी, ठीक है, हार्ड डिस्क और यूएसबी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो जिनमें आप डाटा परमानेंट या एक टाइम के लिए जो है इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी लाइफ होती है, ठीक है। इनमें परमानेंट 100 डेज का जो है वो होता है, सॉरी 1000 डेज का होता है हार्ड ड्राइव का जो। तो सीडी ड्राइव के अंदर जो है ये जब तक सीडी टूटती नहीं है तब तक है, सही है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि जनरली हर चीज का इनमें से लाइफ स्पेन है, इनका लाइफ स्पेन सेकेंड्स में है, मिनट्स में है, ठीक है। प्राइमरी का लाइफ स्पेन, वहां पे जो डाटा ठहर रहा है वो मिनट्स में होगा या सेकंड्स के अंदर होगा, जबकि ये आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, इनमें आपके डेज, मंथ्स, ईयर्स जितने भी आप ऐड करते हैं। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल और कॉन्सेप्ट है ये, इसी में ही है। तो वो अभी रैम और जो इसको करते हैं रोम को, तो वो कर लेते हैं। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ये इसके लाइफ स्पैन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर है कि ये हमारे पास कैटेगराइजेशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैशे क्या है। कैशे होती है आपके प्रोसेसर के अंदर,
ठीक है। अब आपके प्रोसेसर में कोई चीज प्रोसेस कर रहे हो, आपको एकदम से आता है यार ये जो है ना मैंने 1 मिली सेकंड के लिए डाटा स्टोर करवाना है, बाद में हम जमा माइनस नहीं कर रहे होते 19 13 प्रोसेसर को मैंने ये 2 इनपुट्स भेजी कि इनको आपने ऐड करना है 9 और 3 12 2 1 कैरी करने का जब ये बात आती है कि जब हम बात करते हैं कि कैरी चीज होनी चाहिए, ठीक है, इसको मैंने आगे फर्दर यूज करना है अगले जो है वो इंस्ट्रक्शन पे, तो वो आपके पास क्या जाके स्टोर होगा 1 कैशे के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब ये अगली जो साइड पे आ गया 1 + 1 2, क्या इसको पता चला कि कैशे में मैंने कोई चीज स्टोर करवाई थी, इसने इसको कर दिया 32, तो ये अब आपके पास जाके उसको सेव शो करवा देगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे और आपकी कैशे फिर से जो है फ्री हो जाएगी। तो ये जो काम है जिसमें कैरी करने का या ऐसी चीज का जो कि आपके नेक्स्ट प्रोसेस में यूज होनी हो और उसी साइकिल में यूज होनी हो, तो हम तब कैशेज यूज करते हैं। कैशे 3 टाइप से L1 L2 L3 कैशे हैं, और जो अब आपके मॉडर्न जनरेशन कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें जो है L3 कैशे है, इनका जो है वो स्पीड जो है वो काफी फास्ट है कि प्रोसेसर के अंदर ही आपको पता भी नहीं चलेगा आपका प्रोसेस हो गया था, बल्कि कई हजारों प्रोसेस हो गए होते हैं और वो सोल्व भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता, ठीक है। तो कैशे के 3 लेयर्स हैं या 3 टाइप्स हैं, L1 L2 L3, ठीक हो गया। अब कर लेते हैं रैम और रोम। कैशे फास्ट है, कैशे के अंदर ही होती है रजिस्टर्स, इसी के अंदर ही होते हैं रजिस्टर्स। कैशे एक ब्लॉक है, उसके अंदर 8 रजिस्टर होते हैं, ठीक है, या 32 रजिस्टर होते हैं। जो हम 32 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे या 64 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, वो आपके ये कैशेज और बसेस के बात ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी बसेस भी देखती हैं कि ये जो डाटा को इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं वो डाटा रिट्रीव कर रहा है, डाटा को लेके आने जाने का जितना काम है वो बसेस के थ्रू होता है, तो इसको अभी बाद में करते हैं। तो पहले हम मेमोरी देख लें कि मेमोरी क्या है, क्योंकि सारा काम तो मेमोरी के थ्रू ही होना है आपका, ठीक है। तो कैशे क्लियर है, फास्टेस्ट मेमोरी है और ये प्रोसेसर के अंदर होती है, ठीक है। इसकी 3 लेयर्स हैं या टाइप्स हैं, L1 L2 L3। L3 सबसे फास्टेस्ट है जो मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होती है। अब मैं करवाने लगा हूं रैम और रोम। रैम और रोम। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के रैम आप कहते हैं कि आपके कंप्यूटर की रैम कितनी है, 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB, ठीक है। तो ये क्या है उसका साइज बता रहे हैं कि उसके अंदर कितने एड्रेसेस, कितना डाटा जो है हम कहीं पे स्टोर करवा सकते हैं, ठीक हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी के कहीं पे भी आपने डाटा स्टोर करवा दिया, कहीं से भी आप उसको रिट्रीव करवा लेंगे, लेकिन जहाँ पे स्टोर किया है वो उस टाइम के लिए फिक्स है, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या था कि हमने डाटा रखवाया, डाटा रिट्रीव करवाया। रखवाना मतलब राइट करना, रिट्रीव करवाना मतलब सिर्फ रीड करना, ठीक है। तो रैम क्या है आपका, इसमें रीड एंड राइट दोनों फंक्शंस चल रहे होते हैं, ठीक है, कि आप डाटा स्टोर भी करवा रहे हैं, रिट्रीव भी करवा रहे हैं, ठीक है। जबकि रैम क्या है, रैम आपका जो रीड ओनली मेमोरी, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जस्ट रीड का फंक्शन है, जस्ट हम उससे डाटा एक्सेस कर सकते हैं, उसको रीड राइट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, रैम के अंदर जो है हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट या अभी भाई ने कहा था वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का, ठीक है। रैम क्या है, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, और रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है, ठीक हो गया। अब वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्या चीज है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब कि जो चीज आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है वो काम कर रही है, उसका डाटा स्टोर हो रहा है, तो वो क्या है, वोलाटाइल है। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया आपका सारा काम खत्म, सही है। नोटपैड में आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर आप ऑफ कर दें, नोटपैड ऑन करें, वो आपको ब्लैंक ही मिलेगा, वो क्या आपका रैम का कॉन्सेप्ट है के अंदर जो कुछ भी आपने किया, जब तक आप उसको सेव नहीं कर देते अपनी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो वो सारा क्या है वो वहां पे ही रहेगा, सेव करने से पहले
अगर वो बंद हो जाता है तो आपका काम खत्म। ठीक है, कैलकुलेटर आप यूज करते हैं, आपने कुछ जो है उसके ऊपर फिगर्स जो है वो ऐड किए और उसको ऐड करके आपने देखा तो आपके पास पहले कैलकुलेटर में हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं था, अब क्या है हिस्ट्री का ऑप्शन आ गया कि वो कुछ देर के लिए डाटा जो है वो स्टोर करता है। तो लेकिन पहले जो काम था जितना कि जैसे ही इस कैलकुलेटर क्रॉस करो आपके पीछे मेमोरी सारी खत्म हो जाती है, लेकिन अब आपके मोबाइल के कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर के कैलकुलेटर्स देखें तो उसमें पीछे कुछ ना कुछ 4-5 इंस्ट्रक्शंस जो आपने उसको दी हैं तो डाटा सेव होता है। ठीक है, तो वोलाटाइल का मीन जब तक उसको एक्सेस है करंट की, ठीक है, या उसको कमांड है तो वो तब तक उसके अंदर डाटा सेव रहेगा। जैसे ही करंट की एक्सेस आपने खत्म की वो आपका डाटा खत्म, आप उसको फर्दर एक्सेस नहीं कर सकते, वो उड़ जाएगा, पैनिश, सारा कुछ काम खत्म हो गया। नॉन वोलाटाइल में क्या है, बिजली हो ना हो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, उसने वही फिक्स रहना है। सही है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि कंप्यूटर चला रहे थे एकदम से कंप्यूटर बंद हो गया, क्या उसको दोबारा चलाने पे कोई फर्क पड़ता है? वो जहां पे होता है वो वहीं से स्टार्ट करता है। ठीक है, स्लीप का ऑप्शन, हाइबरनेट का ऑप्शन, ये चीजें क्या हैं, ये आपके रोम की हैं। इसके अलावा बायोस हम कहते हैं, जो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपके पास सारा काम हो रहा था वो आपका कहता है F1 करें, F2 से सेटअप में जाएं, यहाँ पे अपने बूट ऑप्शन है, ये सारी चीजें, ये आपके बायोस है। बायोस जो है आपके रोम के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये क्या है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लुक खुद जाके पर्सनल कोडिंग करके चेंज कर सकते हो। सी की कोई आप फोल्डर ओपन करो तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते विंडो के फोल्डर को, ऐसे ही है सी का। तो वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, वो जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से डाटा एक्सेस करता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जितने भी आपके पास सी के अलावा फोल्डर हैं आप उनको बना भी सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, तो वो सारा आपका ये रैम के अंदर सिस्टम जा रहा होता है और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का क्लियर है? सी फोल्डर आपने रोम में बताया, वो रोम के लिए बताया मैंने, बायोस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रोम के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर कोई चीज ऐड हो सकती हो मेरे ज़हन में? अच्छा, एस रैम डी रैम, अच्छा, ये चीज क्लियर है? लैपटॉप अगर बैटरी ऑफ हो जाती है फिर भी बैटरी चार्ज तो वो ऑफ हो जाता है तो आपका वो वहां से स्टार्ट, अब के जो डिजिटल जो अब लेटेस्ट जो हैं सॉफ्टवेयर उसके अंदर है कि वो जहाँ पे छोड़ा वहां से स्टार्ट करवा देता है। पहले वाले जो चीजें मैंने तो यानी जो जनरल कंसेप्ट है उसमें यही है कि लाइट ही काम गया, आप उसको नहीं यूज कर सकते। हाँ, वो ऑफ नहीं होता, उसके पीछे फिर भी रहती है, पावर रहती है। अच्छा, 5:45 हो गए हैं, रैंडम 4:45, रीड राइट वोलाटाइल। रोम के अंदर तो वो आप अपना पूरा जो अपना रोम है उसको अपडेट कर रहे हो ना। ठीक है, आप उसको जो है मैनुअली एक एक पार्ट तो नहीं चेंज कर सकते, पूरा ही उठाया और बाहर फेंक दिया। सही है, तो रोम क्या है कि आपकी फिक्स होती है, एक दफा आ गई आपके पास उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर के पार्ट्स। ठीक है, सी को आप डिलीट कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको उतार दें, ठीक है, तो उसके अंदर ही होती है, अब उतार दें फिर भी सिस्टम चलता है, वो आपको बायोस बताता है सारा, वो सारा बताता है। तो वो आपके पास स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी हार्ड कोड इंस्ट्रक्शन है जो चेंज नहीं होनी चाहिए किसी के लिए, वो सारी रोम के अंदर है। ठीक है, कि आप उसके अंदर डाटा का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, आप कोई कमांड नहीं चेंज कर सकते, कोई एक्सेस वगैरह नहीं चेंज कर सकते, हार्डवेयर को हम जो यूज कर रहे हैं उसके ऑपरेशन के किस तरीके से इसकी यूजर के साथ जो बातचीत होनी है, तो असेंबली लैंग्वेजेस जितनी हैं ये सारी आपके जो डाटा है वो रोम के अंदर स्टोर होता है और ये चेंज नहीं होता। आप इसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो रोम के ऊपर, वो आपकी हार्ड के सेकेंडरी के अंदर आ जाता है। रोम वो चीजें हैं जो कि आपके ओएस को सपोर्ट करती है उसको चलाने के लिए। ठीक है, बस
मेरी बस हो गई। ओवर, आप लोग जा सकते हैं यार, लेक्चर ओवर हो गया। थैंक यू। और ये यार ये एंड कर, अल्लाह हाफिज़।